जैसे सभी मित्रों को सादर प्रणाम और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी को प्रणाम। किसी कवि ने कहा कि कैसे कहें आने वाला समय और भी पावन होगा, कैसे कहें आने वाला समय और भी पावन होगा और फसल धान की खेत में रहती क्या ऐसा हो साल, फसल धान की खेत में रहती क्या ऐसा हो साल। ये जो सावन की चिंता है ये कवि को भी है, प्रकृति प्रेमियों को भी है, आलोचक को भी है, किसान को भी है, समय को भी है, जीवन और सर्जनशीलता का जो संबंध है वो सही मायने में मौसम के तमाम प्रभावों के बीच सावन की सुंदरता को बचाकर रखने और जमीन की उर्वरता को हरियाए हुए देखने की प्रतिबद्धता से है। अब क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विशेष बातें होनी जरूरी थी अभी होंगी भी, उस जरूरी बातें स्वागत वक्तव्य में होंगी, शेष जरूरी बातें प्रभात जी ने करनी। हालांकि बातों के लिए स्पेस बहुत ज्यादा होता है, खासकर ऐसे समय में जब अपने वर्तमान में चर्चित विवादित लोगों की नजरों में बसने और खटकने वाले व्यक्तित्व को वो स्पेस और कर भी जाते हैं जरूरी है। अपने हिस्से की जो बातें हैं बहुत थोड़े समय में मैं कहने की कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए कि इस पुस्तक के जो संपादक हैं उन्होंने बड़ी चालाकी से कहीं कोई दावा नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि कवि ने, लेखक ने या जिस पर ये पुस्तक लिखी जा रही है वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश शब्द को मैंने जो कोट किया तो एक बार नहीं कई बार प्रयोग हुआ, जिससे ये लगा कि रचनाकार के अंग संग रहते हुए भी संपादक अपने विवेक पर कार्य कर रहा है और सही मायनों में वर्तमान अपने समकाल के किसी भी रचनाकार पर संपादन करते हुए यह सबसे बड़ा जोखिम का काम होता है कि आप उसके इर्द रहें और उससे संवाद न करते हुए अपनी मानसिकता और अपनी समझ को सीखें। इस पुस्तक को ले आने में संपादक द्वय कमलेश वर्मा और सुष्टा वर्मा जी ने निसंदेह एक अच्छा कार्य किया है। निसंदेह इसलिए कि पहली बात तो आज के समय में अपने मन का किसी आलोचक से लिखवा ले जाना ये बहुत संकट है। मूलतः आलोचक क्या करता है, जो लिखा है उसी को भेज देने की पूरी कोशिश करता है, नया लिखने की प्रतिबद्धता और कोशिश कोई करने की जोखिम नहीं उठाता। वो भी चाहता है जैसे तैसे देख तो नाम आ जाए इतना ही काफी। और संपादक भी मांगते मांगते अंतिम में यही सोचता है कि चलो जैसे तैसे निकाल को वही हो जाए, या जो जैसे तैसे की स्थिति है इससे बचा गया इस पुस्तक में, यह प्रशंसनीय है और इसका स्वागत किया जाए। कम से कम हम जैसे युवाओं के लिए जो संपादन की दुनिया में हम कदम रखते हैं और आगे बढ़ने का साहस जुटा रहे हैं, यह निश्चित ही प्रेरणा करता था। दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि कभी इसमें दो साक्षात्कार मेरे भी शामिल हैं, सबसे बात करने का अवसर मिला था। एक तो कोरोना काल में हमने जो बात की, बाद में बात की था, लगभग 250 पेज की बातचीत हमारी फोन से हुई है और ट्रांसक्रिप्ट होकर के 300 पेज के ऊपर लगभग तैयार हो रही है और वो आप सबके बीच आएगी। विवादित भी है, संवादित भी है और चीजें भी है। उसमें से दो हिस्से इसमें आए हैं। कभी अगर कमलेश वर्मा जी
से बात करने का अवसर मुझे साक्षात्कार में मिलेगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि 70 किताबें लिखकर बैठे हुए लोग भी थे, 7 किताबें लिखकर बैठे हुए लोग भी थे, उन 70 को छोड़ करके आपने 7 रखे थे। एक जरूरी प्रश्न पूछो, इस पर उनका जवाब क्या होगा वो बताएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम भी कभी जब संपादन करने में उतरे तो ध्यान गिनती को लेकर के ना हो, क्वालिटी को लेकर के। क्वालिटी कहां से आएगी, समस्या इस बात हम ये कैसे पहचाने कि जो 7 वाले हैं उनके पास क्वालिटी है, जो 70 वाले हैं उनके पास क्वालिटी नहीं है, या कि दोनों में है दोनों में नहीं है। यही संपादक दृष्टि काम करती है, यही रचनाशीलता काम करती है। देखिए 2-3 चीजें हैं, कवि, आलोचक, संपादक और प्रकाशक। ले देकर ये 4 धुरी है किसी भी साहित्य को केंद्र में आने की, और इन चारों में अगर प्रयोगशीलता है तब तो आप यथोचित उनके पद पर मान लीजिए कि कवि है, ये संपादक है, ये प्रोफेसर है, ये कवि है। ये बात आचार्य के लिए भी लागू होती है, क्योंकि टीचर में भी अगर प्रयोगशीलता है, अगर वह अपनी टीचिंग में प्रयोग करना जानता है तो वह टीचर है, नहीं तो फिर अगर तो टीचर प्रयोग इस अर्थ में कि कभी क्या प्रयोग करेगा, संपादक क्या प्रयोग करेगा। संपादक प्रयोग यही कर सकता है कि आलोचकों द्वारा आए हुए लेखों, कवि द्वारा लिखे गए संरचनाक्रम को किस तरह प्रस्तुत करता है। ये उसकी प्रयोगशीलता पर डिपेंड करता है कि कौन से लेख को कहाँ लाना है, किसको कहाँ रखना है, उसका पॉइंट क्या देना है, उसका शीर्षक क्या देना है। और ले देकर के अगर सब कुछ ठीक रहा तो उस पर उसके व्यक्तित्व को का जो अंश हमें पुस्तक में देना, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है। अगर एक संपादक में प्रयोगशीलता नहीं है तो निसंदेह और सिर्फ बड़े हस्ताक्षर, बड़े नामी गिरामी के पास जाकर के कहा जाएगा। आप लोग ये भी सुने होंगे कि अभी 900 कुछ पृष्ठों से अधिक का एक पत्रिका का अंग निकला जो निसंदेह कुछ स्वाति से अधिक नहीं है। ये प्रयोगशीलता है, वह प्रयोगशीलता इसमें दिखती है। जब संपादक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव कर रहा है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं इस पुस्तक के माध्यम से, तो वह यह देख रहा है कि आचार्यत्व की भूमिका में अगर कोई व्यक्तित्व खड़ा है उसका अपना व्यक्तित्व क्या है। दूसरी बात, कवि की भूमिका में जिसमें कितना प्रयोगशील है। वह कवि है जो कोरोना में होते हुए भी किचन के सामने पर काम कर रहा है। अभी करुणा की बात प्रभा जी कह रहे थे कि श्री प्रकाश शुक्ला में करुणा कविता नहीं चलाती से लिखी। आप उनकी कोरोना की वो कविता देखी जिसमें सड़क के बीच अटैची और उसके बीच बच्चा पिसा हुआ जा रहा है, ना पैर तक उसके पता है कि कहाँ जाना है, ना कविता। ऐसे तमाम अवसर आते हैं जहाँ प्रलभ चाहिए, जहाँ प्रलभ निखर करती, जहाँ कवि की संवेदना पाठक की संवेदना से टकरा करके आपके हृदय को झकझोरती नहीं, तरंगित करती है। हृदय को झकझोर दिया तो कविता का मन खत्म हो जाए। तरंगित झकझोरना वीर रस के कवियों का काम, समकालीन कवियों का काम है। हृदय के तरंगित करके संवेदना का ऐसा उफान देना कि आपके संतान से जुड़कर चित्र दृष्टि को पैदा है। यह चीज उन्होंने उसमें देखा और निसंदेह कोरोना के पहले भी जब हम संपादक की बात करते हैं, कमलेश वर्मा जी उनके रचनाकार की पहली कविता से लेकर के और 2022 में लिखी हुई अंतिम कविता तक, वह कविता शायद कोई एरिया जल्दी कोरोना यूक्रेन वाला युद्ध में बुद्ध इसलिए जो है वहां देखिए कि युद्ध और वहां ट्रेन में चलते हुए बच्चे के बीच जो पत्थर फेंकने की स्थिति है कि कभी उस बच्चे के बारे में बार बार सोच रहे हैं और उस बच्चे का कभी से कोई संपर्क नहीं है, फिर भी वो पत्थर फेंक रहे हैं और फिर भी उसके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो कभी की चिंता है आखिर वो पत्थर क्यों मार रहा है। संपादक वहां तक की यात्रा करता है। संपादक अग्रज से लेकर के एकदम तरुण आलोचक के पास जाता है, यानी अरुण कमल से शुरू होकर के गुणेंद्र पटेल तक जाकर के
रहता है, उसके लिए को शामिल रहता है। प्रयोगशीलता की हद देखिए कि बुजुर्ग को उसका दर्जा दिया गया और युवा को उसका दर्जा दिया। बहुत कम संपादक होते हैं जो एक जोखिम लेके जाते हैं। दरअसल संपादक का पूरा काम, पूरा व्यापार जोखिम लेकर है। अगर किसी अच्छे को लाइए तो भी आलोचना होती है, बुरे को लाने पर तो आलोचना नहीं है। अच्छी बात है ये कि आपने जोखिम उठाया और उसका प्रतिफल दो तीन बातें और, क्योंकि ये अच्छी बात है कि समय की सीमा नहीं पाती। मैं भी सोच रहा था कि व्यक्ति वाकई में ज्यादा है, हमारे बोलने की सीमा क्या होगी, तो मैं देखा कि सामने वाले जो आ रहे हैं बोलते जा रहे हैं, मैं भी उसी तरह नहीं सुना। फिर दो तीन बात और कि श्री प्रकाश शुक्ल के साहित्य इतिहास परंपरा की समझ को भी मैं ढूंढ रहा था, इस पुस्तक में नहीं पाया। इस समझ को भी ले आना चाहिए था। हालांकि साक्षात्कार में उस समझ को एक जगह स्थान मिली जहां स्वयं मेरे ही प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री प्रकाश शुक्ला जी से मैंने प्रश्न किया, और उस दौर में बहुत दबाव डाला था कि जैसे ये जल्दी कह रहे थे कि कोई एरिया जल्दी कूको ना, मैं इनसे कह रहा था कि आलोचक महोदय कुछ बोलूं आचार्य। हमारी जिद ये थी कि एक समय था कि जब कविता में आलोचक संपादक जिम्मेदारी के साथ आते थे, चाहे नामवर सिंह जी हो, भले ही उकसाने की प्रवृत्ति से, भले ही किसी प्रवृत्ति से बोलते थे, कम से कम बोलते तो थे। और भी संपादक जो है, आप राजेंद्र यादव जी को ले लीजिए, उन्होंने विमर्शों की राजनीति नहीं खड़ी की, बल्कि विमर्शों की उर्वर खेती भी की, जिसका फसल अभी निरंतर लोग काट रहे हैं, उनको याद किया जाए। कविता में एक ऐसा दौर आया जहां मैं कहूं कि विचारों से टकराने का साहस कम रखे। साहित्य इतिहास परंपरा की ऐसी अकाल कि समकालीन कविता को अभी तक लेके धोया जा रहा है। और जब हम मूल्यांकन पे आते हैं, नई पीढ़ी जब मूल्यांकन पे आती है, तो समकालीन कविता के नाम को ले लेकर के हमारे पास वही नाम बचते हैं कि वहां से शुरू होकर के यहाँ तक आकर के, मतलब 8वें 9वें दशक तक आकर के हम सीमित हो जाते हैं। हमारी ये जिद थी कि ठीक है समकालीन कविता है, ठीक है सामग्री कविता, नई कविता वगैरह वगैरह है, आज की कविता को हम किस नाम से, आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे, या आप किसी जो सुशील आलोचक हैं वो इतना मौन धारण में क्यों बैठे हैं? पता तो देंगे ना, पानी का छीना जाएगा तो शीतलता देगा, कीचड़ जाएगा तो अगर उसको धोने के लिए बोलेगा तो आपको डांट तो लगाएगा। लेकिन अगर विद्वत हिंदी साहित्य का आलोचक इतना मौन बैठेगा तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। इसमें श्री प्रकाश शुक्ला जी ने 3 नाम दिए थे, जिसकी चर्चा मैं पिछली बार भी किया था यही बोलते हुए कि एक नाम दिया था इन्होंने अस्मितामूलक कविता, दूसरा नाम दिया था इन्होंने प्रायोजनिक कविता, तीसरा नाम दिया था इन्होंने पूर्वजीवी। अस्मितामूलक कविता, प्रायोजनिक कविता पे अभी कार्य करना शेष है। इनकी बात हम सबने सुनी, उस पर विशेषांक भी आया था, कविता था तो उसमें उससे साक्षात्कार भी आया था। पूर्वजीवी कविता पर मैंने भी काफी हद तक काम किया और निसंदेह अगर यह नाम पूर्वजीवी कविता आपके विश्वविद्यालय प्रांगण से उठा है तो इसका स्वागत हेतु परिषद को भी नहीं, हिंदी समुदाय को भी करना चाहिए कि एटलीस्ट एक आलोचक में, एक कवि में इतना तो साहस है अपनी विचार को रख तो सका। आप नहीं मान रहे हैं, आपने नकारने की क्षमता और साहस होनी चाहिए, जो सिर्फ चाय की दुकानों और घुमटियों से ना है, लिखित में भी है, उसका भी संज्ञान लिया जाए। उस पर अगर साहित्य इतिहास परंपरा पर एक लेख होता तो मुझे लगता है कि और प्रस्तुति होती। हालांकि साहित्य इतिहास परंपरा की चर्चा हुई जो अपने आप में एक विस्तार की बात है। दूसरी स्थिति ये कि प्रयोगशीलता को लेकर के बात हो रही थी, तो निसंदेह श्री प्रकाश शुक्ल एक कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक आचार्य के रूप में, एक प्रयोगशील व्यक्तित्व है जिनमें सच कहने का साहस है और विवेक, चयन का विवेक भी है।
सच कहने के साहस पर, अपने परिवेश पर लिखी गई कविताओं के बारे में कमलेश वर्मा जी भी कहते हैं कि अगर, तो संपादक द्वय के माध्यम से बात आती है कि अगर अकादमिक परिसर में रची, कुछ ऐसा ही करते हैं, इसमें लिखा गया है, अगर अकादमिक परिसर को लेकर लिखी गई कुछ रचनाओं में समझ आ रहा है, कुछ रचनाओं में अकादमिक परिसर की संकीर्णता को बयां किया गया है, तो उसको महज कवि की पुंखा मार करके नकारने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। फिर आप एक आलोचक का जिक्र भी करते हैं जिनकी वजह से कोई जाना जाता है। देखिए कवि क्या करता है, कवि अपने बात आसमान से दूर कर नहीं गए, क्योंकि कवि सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक है, और जिम्मेदार नागरिक का स्वभाव है कि परिवेश में कहीं भी अगर गलत दिख रहा है तो उसी जिम्मेदारी से बोलना, जिस जिम्मेदारी से आप उसको सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अकादमिक दुनिया के संसार में सुधार की बात हम करेंगे और अकादमिक जगत में रहते हुए हम ऐसा नहीं करेंगे, यह भी एक अपराध ही होता है, क्योंकि अपराध करने से ज्यादा सहने वाला अपराधी माना जाता है। कवि में प्रयोगशीलता है, संपादक में प्रयोगशीलता है, और सबसे बड़ी बात ये कि कई स्थापनाएं हैं। एक स्थापना है कमलेश वर्मा जी की, जिससे पूरी सहमति हमारी है कि असहमतियों को प्रकट करते समय श्री प्रकाश जी की कविताएं प्रायः कर्कश स्वरूप को नहीं अपनाती है। कर्कशता कविता की कोमलता को ही छिन्न भिन्न नहीं करती, बल्कि आलोचक की मानसिकता को भी अतिक्रांतिकारिता में परिवर्तित कर देती है। एक बात। दूसरी बात, असहमतियों को लेकर बात हो रही थी। श्री प्रकाश शुक्ल जी के यहाँ विरोध है, असहमतियां नहीं है। प्रभात सर को ये बात पता होना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता का विरोध होता है तो उसके द्वारा दी गई जो उल जुलूल हरकतें होती हैं उससे असहमतियां भी होती हैं। वैचारिक स्थिति में लगभग असहमतियां ही होती हैं, और अकादमिक परिसर को लेकर लिखी गई जो कुछ कविताएं हैं वह विरोध कम असहमतियों के दरमियान ज्यादा निकल करके आती है। यानी अगर आप विचारों के केंद्र में जिंदा हैं तो आप विरोध कम करते हैं, असहमति ज्यादा प्रकट करते हैं। विरोध तो बच्चों का काम होता है, खुन्नस खाए लोगों का काम होता है। विद्वान क्यों विरोध करे? विद्वान प्रतिरोध कर सकता है, प्रतिरोधी संस्कृति को जन्म दे सकता है, विरोध नहीं कर सकता, विद्रोह कर सकता है। स्वभाव से विद्रोही होता है, और नदियां भी कभी कभी विद्रोह करती हैं। इस शीर्षक से सर की चयनित स्त्री कविताओं का संपादन भी मैं कर रहा था, वो लगभग पूरा है। उसमें यही हमने लिखा, नदियां भी कभी कभी विद्रोह करती है। नदियों का स्वभाव विरोध करना नहीं। नदियां विरोध करेंगी, किसका करेंगी? जीवों का करेंगी, इनका करेंगे, उनका करेंगे। ये सब छोटे मोटे काम। आचार्यवती की भूमिका में, कवि की भूमिका में कभी विरोध करेगा तो फिर अन्य लोग क्या करेंगे? घुटकियों पर बैठे हुए लोग, तमाम जगह बैठे हुए लोग क्या करेंगे? विरोध नहीं। असहमतियां होती हैं तो असहमत होते हैं, मगर पलायन की कोई प्रवृत्ति उनमें नहीं दिखती है। यह भी बड़ी खूबसूरत स्थापना है संपादक की। पलायन, फिर वही बात, विरोध में पलायन होता है, असहमतियों में संघर्ष होता है, दोनों तरफ से चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, विशेष करके ये कि 424 पेज की ये किताब है, और ये निसंदेह बड़ी उपलब्धि है। और वह संकट तो है ही, बहुत सारे आलोचक का, बहुत सारे रचनाकारों का दबाव अनावश्यक रूप से संपादक महोदय पर पड़ेगा। हम भी चाहेंगे कि हम पर भी प्रभु जी की बने, तो ऐसे बहुत सी इच्छाएं आएंगी। लेकिन फिर वही बात, चयन का विवेक ऐसी जगह बहुत मायने रखता है। एक बात और जो मैं भूल रहा था, इसी साक्षात्कार में पूछा गया था, और कल पढ़ते हुए वो प्रश्न भी गया, जिसमें मैंने गीत, गजल और कविता के बारे में प्रश्न किया था। मैंने ये सीधा सा प्रश्न किया था कि ये मुख्य धारा की कविता का क्या संबंध है, मैं बहुत योजनाओं पा नहीं रहा हूँ। और दूसरा ये कि गीत और गजल भी मुख्य धारा की कविता में आप क्यों नहीं लिख रहे हैं?
क्या वजह है? इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था। बाद में मैंने उसको फेसबुक पर भी लगाया था और अनुज सिन्हा जी का विरोध भी उस पर आया था। साफ साफ कहा था इन्होंने कि हम गीत और गजल को मुख्य धारा में मानने से संकोच रखते हैं। सीधी सी बात है जो ये थी। और गीत और गजल स्वयं में एक धारा है, उनकी खूबसूरती इसी में है। गीत और गजल की परंपरा में विशेष होने की कोशिश करें, कविता की परंपरा सदस्य में संज्ञान नहीं बचाया जाता। मतलब ये वाक्य नहीं कहना हमने कहा। तो गीत और गजल को आप मुख्य परंपरा में नहीं माने। और आपने वहां ये भी कहा था कि कविता स्वतः स्फूर्त होती है, गीत और गजल बनाई जाती है। हालांकि इस पर विवाद और विरोध, यहाँ असहमत का विवेक और सहमत का साहस अगर गीत और गजल वालों को लगेगा कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, उस पर बोला जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी विभाग से वशिष्ठ अनुज जी भी हैं जो प्रसिद्ध गजलकार भी हैं। और सबसे खुशी की बात है दोनों आचार्य हैं, दोनों एक ही संस्थान में है। और एक कविता के हस्ताक्षर हैं, आलोचना की पृष्ठभूमि में है, दूसरे गजल के हस्ताक्षर हैं और गीत के पृष्ठभूमि में है। तो ये बात आपसी सहमतियों से निकले और मुझे लगता है कि ठीक है, गीत बनाई जाती है, कविता लिखी जाती है, लेकिन गीत भी लिखी जाती है, कविता भी बनाई जाती है। इस पर दोनों समझेंगे। बात ये है तो बातें तो हैं बहुत सी आगे स्थित है, पर क्या करें कि समय से जुड़े हुए हैं, रख रख के थोड़ा थोड़ा नींबू की तरह सबके सम्मुख आज हम छोड़े। धन्यवाद।